हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन बेसिकली इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से रिलेटेड था। तो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड हैं, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसे 1973 के समय कॉन्स्टिट्यूट किया गया। बिहाइंड में जो रीजन हुआ करते थे कि 1973 के समय में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसे क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो ऑयल क्राइसिस एक बहुत बड़ा रीजन हुआ था। ऑयल क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हुई वर्ल्ड के अंदर में, तो ऑयल क्राइसिस की सिचुएशन की वजह से इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। 2007 के समय 2007 के समय इंडिया इसका एसोसिएटेड मेंबर बना है। आप याद रखना, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, एसोसिएटेड मेंबर है। तो इंडिया की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हुई ये हुई कि 90 डेज का जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो कॉन्स्टिट्यूट करना है किसी भी एक कंट्री को। तो इंडिया ने कुछ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हैं जिसके अंदर पेट्रोलियम रिजर्व किया जाता है। इसके अंदर है चांदीखोल के अंदर है, चांदीखोल उड़ीसा के अंदर है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, पादूर एंड मैंगलोर जो कर्नाटक के अंदर है। तो ये देखिए क्या हमने वेस्टर्न कोस्ट का जो एरिया है, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट का एरिया है और जो ईस्टर्न कोस्ट का एरिया है, दोनों एरियाज़ की को कवर करने की कोशिश की है इंडियन गवर्नमेंट ने कि कोई भी ऑयल क्राइसिस की सिचुएशन आती है तो उस समय जो पेट्रोलियम है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन है ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। ओलिव रिडली टर्टल्स की अगर हम बात करें, रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि ओलिव रिडली टर्टल्स की काफ़ी सारी जो डेथ है वो होने लगी है। जो आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे बेसिकली जो इसके ब्रीडिंग ग्राउंड हुआ करते थे वहाँ पे इसका मास मोर्टेलिटी के जो सीन है वो देखने के लिए मिले हैं पिछले कुछ वीक्स के अंदर में। तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंटलिस्ट लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने बेसिकली वहाँ पे ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है। जो काकीनाडा का जो एरिया है आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा के एरिया के अंदर ऑयल का जो एक्सप्लोरेशन होने की वजह से उसका जो भी डिस्चार्ज वाटर है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके लिए ब्लेम किया जा रहा है कि वो एक मेन रीज़न है यहाँ पे जो ओलिव रिडली टर्टल्स हैं उनकी डेथ के लिए। सबसे पहले हम बात करें ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में, तो मोस्ट अबंडेंट एंड स्मॉलेस्ट सी टर्टल है। ये सी टर्टल के रूप में इसको जाना जाता है। यूनिक है इसकी जो मास नेस्टिंग की जो प्रक्रिया है जिसे हम अरीबाडा के नाम से जानते हैं। और जो गिहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या मेरीन सेंचुरी है, वहाँ पे ये लोग ये मास नेस्टिंग की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। उस समय में हमने जो यस्टरडे का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था लाइट पोल्यूशन के बारे में। तो लाइट पोल्यूशन को वहाँ पे जो गिहिर माथा मेरीन जो सेंचुरी है वहाँ पे जो लाइट है उसको ऑफ कर दिया जाता है, जिससे ये लोग अपना जो पीसफुली वे में जो मास नेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकें, जिसे अरीबाडा के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, वार्म वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं। पैसिफिक और इंडियन ओशियन का जो गर्म पानी है, जो वार्म वाटर है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। IUCN स्टेटस इनका क्या है? वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। मीन्स इनका प्रोटेक्शन है काफ़ी सिक्योर्ड माना गया है। साइट्स का भी अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड 90s के समय से एक ऑपरेशन चलाते हैं, ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। इनका जो मास नेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको ये पीसफुली वे में कर सकें, उससे रिलेटेड है जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स के द्वारा चलाया जाता है ऑपरेशन ओलिविया। ये आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन के बारे में। तो ये यहाँ पे बेसिकली ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द पर्स सीन जो फिशिंग है उस प्रोसेस से रिलेटेड है। अभी जो टेरिटोरियल वाटर जो होता है, जो 12 न्यूटिकल माइल्स तक का जो टेरिटोरियल वाटर होता है, उसके बियॉन्ड में जाके तमिलनाडु को यहाँ पे बेसिकली अलाउ किया है कि आप अपना जो टेरिटोरियल वाटर है उसके बाहर जाके जो पर्स सीन फिशिंग है उसको आप कंडक्ट कर सकते हो। वहाँ के जो फिशरमैन हैं इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। स्टूडेंट, पर्स सीन फिशिंग बेसिकली इस तरीके से कंडक्ट किया जाता है जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा जो नेस्ट है, जो जाल है वो काफ़ी बड़ा होता है
और ये यहाँ पे जो मेजरली काफ़ी सारी जो फिशेज हैं एक साथ ही लेके आ जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो स्मॉल फिशरमैन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती हैं इनकी वजह से। तो इसको काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने बैन कर रखा है इस फिशिंग की प्रैक्टिस को। वैसे तो ये ट्रेडिशनल फिशिंग की प्रैक्टिस है, बट कुछ हमारे जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा इसको बैन किया गया है। सबसे पहले हम बात करें फिशिंग की, तो जो मछली पालन है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसको डील किया जाता है। उनके जो रूल और रेगुलेशन जो होते हैं उनके द्वारा इसको डील किया जाता है। स्टूडेंट, फिशिंग इन स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से आप देखिए कि स्टेट सब्जेक्ट हमारे 7 शेड्यूल के अंदर डिफाइन किए गए हैं, जो लिस्ट हैं वो डिफाइन की गई हैं। ओरिजिनली स्टेट के अंदर कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे स्टूडेंट? 66। प्रेजेंटली कितने हैं? 61। प्रेजेंटली 61 है, ओरिजिनली यहाँ पे 66 हुआ करते थे। तो फिशिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है। पर्स सीन फिशिंग की अगर हम बात करें, एक एंशिएंट टेक्निक्स है जिसके अंदर जो फिशिंग है वो ग्राउंड ओपन वाटर जहाँ पे होता है, ओपन वाटर जहाँ पे होता है वहाँ के लिए बेसिकली काफ़ी अच्छा एक टेक्निक माना जाता है फिशिंग के लिए, मछली पालन के लिए। बट कुछ यहाँ पे कंसर्न्स भी होते हैं इसके रिगार्डिंग कि जो इसके द्वारा जो मास फिशिंग की जाती है, मास फिशिंग की वजह से जो स्टॉक है वो डिक्रीज हो सकता है। इसकी वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां इनके जो ये पर्स सेन फिशिंग है इस एक्टिविटी को बैन किया गया है और कुछ स्टेट्स के द्वारा अलाउ किया गया है। बेसिकली अगर हम बात करें पर्स सीन फिशिंग की, तो लॉन्ग वॉल ऑफ नेस्टिंग यहाँ पे बनी होती है जो फ्लोटिंग होती है और लीडिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली तमिलनाडु को अलाउ किया है, जिस न्यूज़ के बारे में हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो फिशिंग की एक्टिविटी है इसको जब सबसे पहले जो बैन किया गया था वो स्टेट ऑफ केरला वर्सेस जोसेफ एंटनी का केस है, जिसके अंदर बैन यहाँ पे अपहेल्ड किया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके अंदर पाया गया था कि लाइवलीहुड जो ट्रेडिशनल फिशरमैन की जो लाइवलीहुड है उसको ये अफेक्ट करता है। टेरिटोरियल वाटर के अगर बियॉन्ड में इस पर्स सेन फिशिंग की जो एक्टिविटी है उसको अगर अलाउ किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये पर्स सेन फिशिंग का जो टेक्निक है इसको प्रोहिबिट किया गया है तमिलनाडु के अंदर में, केरला के अंदर में, पुडुचेरी के अंदर में, उड़ीसा का जो कोस्ट है, दादर एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव है एंड अंडमान एंड निकोबार है, इन एरियाज़ के अंदर इसको बैन किया गया है। बट कुछ ऐसे स्टेट्स हमारे हैं जैसे गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है, इनके अंदर बेसिकली कोई भी बैन है जो इम्पोज नहीं है और यहाँ पे जो बैन है वो लगा दिया गया है। तमिलनाडु के अंदर केरला, पुडुचेरी, उड़ीसा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे आप पर्स सेन फिशिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले केरला के अंदर इस तरीके का बैन आया था, वो उसके बिहाइंड में रीज़न ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो लाइवलीहुड है, जो ट्रेडिशनल फिशरमैन की जो लाइवलीहुड है उसको ये टेक्निक अफेक्ट करती है, उसकी वजह से बैन लगाया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये फ़िशिंग का एक टेक्निक्स है, आपके लिए यहाँ पे होमवर्क ये है, आप ये बताना कि फ़िशिंग के अंदर जो मछली पालन है, जो फ़िशिंग की जो एक्टिविटी है उसके अंदर इंडिया का कौन सा रैंकिंग है। क्या इंडिया वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है फ़िशिंग की एक्टिविटीज़ के अंदर में? और इनलैंड वाटर के अंदर हमारे यहाँ पे फ़िशिंग कितनी % है, कितना % एरिया कवर करती है, और जो हमारा सी का एरिया है वहाँ से जो मैरीन फ़िशिंग है उसका कितना % है, उसके बारे में भी अगर आप बताना चाहो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। नहीं पता हो तो गूगल ज़रूर करना एक बार इसके बारे में, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इनलैंड के अंदर हमारे यहाँ पे जो फिशिंग है वो ज़्यादा होती है या जो मैरीन फिशिंग है वो ज़्यादा कंडक्ट की जाती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है पाम ऑयल के बारे में। पाम ऑयल रिसेंटली न्यूज़ के अंदर ही इस वजह से है कि हमारी गवर्नमेंट है उसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि जो अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे जो पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको रिवाइव किया जा सके, उसको मास प्रोडक्शन की बेसिस पे किया जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली जब यूक्रेन का जो वॉर का जो क्राइसिस हुआ उस समय में हमको देखने के लिए मिला जो क्रूड पाम ऑयल है, जो क्रूड पाम ऑयल है उसका जो डिमांड है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, और जो इंडोनेशिया और मलेशिया यहाँ पे जो 90% जो पाम ऑयल को यहाँ पे बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, और इंडिया कम्प्लीटली उनके प्रोडक्शन के ऊपर उनके डिपेंड है, क्योंकि इंडिया बिगेस्ट इम्पोर्टर है पाम ऑयल का। तो इंडिया का खुद को यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करना है, आत्मनिर्भर भारत हमारा एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पाम ऑयल को रिवाइवल करने के लिए काफ़ी सारे जो मिशंस हैं वो लॉन्च किए गए थे, जिसके अंदर जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था,
12 जो 5 ईयर प्लान था उसके अंदर भी नेशनल मिशन फॉर ऑयल एंड पाम ऑयल से रिलेटेड एक मिशन है जिसे लॉन्च किया गया था। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पाम ऑयल की, तो अभी ये न्यूज़ के अंदर इस वजह से है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कंसर्न्स रेज किए हैं कि क्यों यहाँ पे ज़रूरी है कि पाम ऑयल को रिवाइवल करना अंडमान एंड निकोबार के अंदर में, क्योंकि इसकी वजह से जो अंडमान एंड निकोबार का जो फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको आप डिफोरेस्टेशन करोगे। जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर जब पाम ऑयल की जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई थी, तो वेट इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट की जो एरिया हैं उनको वहाँ पे डिफोरेस्टेशन किया गया था, उनको वहाँ पे काटा गया था। तो जो वेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे अर्थ के बेसिकली लंग्स के रूप में, जिस तरीके से ओजोन जो अमेजन फॉरेस्ट हैं वो वर्क करते हैं, उसी तरीके से जो वेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ के लिए, अर्थ के इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे जो पाम ऑयल है इस वजह से न्यूज़ के अंदर था। पाम ऑयल की अगर हम बात करें तो एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जो कुकिंग के लिए, इसके अलावा बायोफ्यूल के लिए, इसके अलावा कॉस्मेटिक सेक्टर के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ग्रीन डीजल के रूप में भी इसको जाना जाता है कि जो क्रूड पाम ऑयल है अगर उसको बायोडीजल बनाने के लिए यूज़ किया जाए तो उसको ग्रीन डीजल का जो ब्रांड है वो दिया जाता है। तो ग्रीन डीजल भी पाम ऑयल से बनाया जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया यहाँ पे 90% इंडिया का जो पाम ऑयल है वो यहाँ से इंपोर्ट होता है। ग्लोबल जो पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए भी 90% इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाता है। क्रिटिसिज्म यहाँ पे ये है कि पाम ऑयल की इंडस्ट्री को अगर आप डेवलप करोगे तो वहाँ पे जो डिफोरेस्टेशन का आप एक्टिविटीज़ को क्रिएट करोगे, जंगलों को काटा जाएगा और जो बेसिकली इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस है वो प्रेजेंट समय में उसको डील करने के लिए ये काफ़ी एक क्रिटिकल एक स्टेप हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये पाम ऑयल के बारे में था। तो आज हमने पाम ऑयल के बारे में डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया यहाँ पे पर्स सेन जो फिशिंग है उसके बारे में, जिसमें तमिलनाडु को आउटसाइड द टेरिटोरियल एरिया अलाउ किया गया है फिशरमैन्स को कि आप जाइए, आप फिशिंग कर सकते हो पर्स सेन के वे में भी अपने आउटसाइड द टेरिटोरियल एरिया। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने भी प्रपोज किया है कि यूनिफॉर्म जो पर्स सेन फिशिंग है उससे रिलेटेड वो लॉ है या रेगुलेशन वो ज़रूर लेके आएंगे आने वाले 1 साल या 6 महीनों के अंदर में। इसके अलावा हमने ओलिव रिडली टर्टल्स हैं जिनकी काफ़ी सारी डेथ होने की जो न्यूज़ आई है आंध्र प्रदेश के एरिया से, काकीनाडा के एरिया से। वहाँ का रीजन माना गया है कि जो डिस्चार्ज किया जाता है पाइपलाइन से, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन का जो यहाँ पे वेस्ट है, उसकी वजह से काफ़ी सारे जो ओलिव रिडली टर्टल्स हैं उनकी डेथ होने लगी हैं। तो ये जो टॉपिक है न्यूज़ के अंदर में था, वल्नरेबल इनका स्टेटस है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आज हमने डिस्कस किया जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं उनके बारे में। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा डिस्कशन था। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।